वर्ग 10 का अध्याय 1 चालू करने से पहले हम लोगों को जानना जरूरी है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, और इसको पढ़ने से पहले हमको कुछ छोटी छोटी बातें जानना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप लोग एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको जो है अध्याय 1 पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे, एक एक चीज़ को जानेंगे, पूरे डिटेल से जानेंगे, एकदम आराम से जानेंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दिखा है प्राकृत संख्या। तो देखिए प्राकृत संख्या क्या होती है। सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि जो गिनती होता है 1, 2, 3 इस तरीके से जो भी संख्या होती है, यानी कि वस्तु को गिनने के लिए जिस संख्या का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। तो देखिए ये प्राकृत संख्या हो गया, यानी कि प्राकृत संख्या में आप लोग लिख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, बहुत सारी संख्या हो जाएगी। और उसके बाद होता है पूर्ण संख्या है। ठीक है, देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है, ये जो गिनती है इसके पहले यदि 0 लग जाएगा तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। अब हुआ क्या कि जब 9 तक ये संख्या जाएगा और 9 के बाद जब 10 आएगा तो ये वाला एक यहाँ पर हो जाएगा और 0 इधर, इसी तरीके से अब ये संख्या बनती जाएगी। ठीक है, तो देखिए अब पूर्ण संख्या भी हो गया। अब हम लोग चलेंगे सम संख्या। तो आप लोग एक चीज़ समझिए यहाँ पर कि जो यहाँ पर प्राकृत संख्या लिखा गया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से जो लिखा गया था, तो यदि हम लोग यहाँ से कुछ छाँटना इसके साथ चालू करेंगे, जैसे यहाँ से 2 छाँट दिया जाएगा, 4 छाँट दिया जाएगा, 6 छाँट दिया जाएगा, उसी तरीके से 8, 10 लिखा गया है। अब यहाँ से 8 छाँट दिया जाएगा और यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो इस तरह से छाँटा जाएगा जब, तो जो छटा हुआ संख्या आएगा, यानी कि वैसी संख्या जो 2 से कट जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये सब जानना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए ये सम संख्या भी हो गया। और विषम संख्या क्या होती है कि जो इसमें बच गया है। अब देखिए क्या क्या बचा है, जैसे जो 2 से नहीं कटता, जैसे देखिए 1, 3 उसके बाद हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 7, तो ये सब संख्या क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। तो चलिए विषम संख्या में हम लोग लिख लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर अब विषम संख्या में क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया आपको कि 1, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1, 3, 5, 7 इस तरीके से 9, तो ये सब हो जाएगा विषम संख्या। ठीक है, अब देखिए पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक के बारे में थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर पूर्णांक के बारे में कह रहा है, तो पूर्णांक वैसी संख्या होती है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से डॉट डॉट है, और हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे 1 है तो 1 हम लोग कम कर देंगे, तो 1 में से एक कम किया जाएगा तो क्या होता है 0। अब 0 में से फिर 1 हम लोग कम करेंगे तो क्या हो जाएगा -1, फिर 1 कम किया जाएगा तो कितना हो जाएगा -2, फिर कम किया जाएगा तो कितना हो जाएगा -3। इसका मतलब जो पूर्णांक होता है माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है। ठीक है, चलिए देखिए इसको यहाँ पर अब लिख लिया जाता है। यहाँ पर लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा डॉट डॉट, फिर कितना हो जाएगा -3, -2, -1 है, उसके बाद फिर 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4 इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो 1 से और स्वयं से कटती है। जैसे मान के चलिए कि जैसे यहाँ पर 1, 2, 3 इस तरह से लिखा गया, तो इसमें वैसी संख्या हम लोग ढूंढना है जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। ठीक है, देखिए सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, 2 होती है। उसके बाद क्या हो जाएगा 3, 5, 7 इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए संयुक्त संख्या क्या होती है। तो संयुक्त संख्या के बारे में थोड़ा सा आप लोग बस जान लीजिए कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भी कटती है उसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त संख्या। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर मान लीजिए, अब देखिए संयुक्त संख्या का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। जैसे सबसे छोटी यदि संयुक्त संख्या पूछेगा आपसे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 4, उसके बाद क्या हो जाता है 6, फिर आता है 8, उसके बाद आता है फिर 10, यहाँ पर 9 भी आता है 9, फिर 10, उसके बाद फिर आता है 12 इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो गया संयुक्त संख्या। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, देखिएगा। अब यहाँ पर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर हमने पहले से ही लिख दिया, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। देखिए अब सबसे इसके बाद आता है यहाँ पर कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, रेशनल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये अध्याय जो 1 है इसमें प्रश्नावली 1.1 और 1.2 में बहुत ही काम आएगा परिमेय संख्या का। तो देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं कि जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है 3/7, मान के चलिए 3/7 है, तो ये P हो गया और ये Q हो गया, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये क्या हो गया परिमेय संख्या। फिर उसी तरीके से 9/27 हो जाएगा, फिर क्या कितना हो जाएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे 149/337 भी हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर और है कि P/Q के रूप में लिखा जाएगा, तो जो Q को क्या होना चाहिए कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि हर को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर पहले से लिख दिए हम कि हर को जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जैसे देखिए यहाँ पर पहले समझिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे देते हैं हम, ये 5 लिखा है, 5 बटे में 0 करेंगे
तो ये जो है परिमेय संख्या नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन जब हर नहीं होगा तो अंश तो हो सकता है। देखिए अंश का कहने का मतलब ये है कि ऊपर हम लोग कर लेंगे 0, तो देखिए अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 बटा जब ये 5 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अब ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बताया भी गया है कि अंश बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कि p बराबर 0 हो सकता है। ठीक है, लेकिन q बराबर 0 नहीं हो सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। अच्छा एक चीज़ और जानिए कि परिमेय संख्या को कैसे आप लोग पहचानिएगा कि कौन सी जो संख्या है परिमेय संख्या है और कौन सी परिमेय संख्या है। तो हम लोग सबसे पहले परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे कि परिमेय संख्या को पहचाना कैसे जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको पहचानने का तरीका ये है कि जब किसी संख्या से आप भाग करिएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 25/4 दिया है, तो आप लोग इसको भाग करिएगा। चलिए देखिए पहले जब भाग इसको किया जाएगा तो कितना बार में आएगा, 4 छके 24, 1 बचेगा और फिर दशमलव दीजिएगा तो 0 उतरेगा और 2 बार में जाएगा, 4 दूनी के 8, फिर 2 बचेगा और उसके बाद दशमलव है तो 0 उतर जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 × 5 = 20। ठीक है, देखिए ये पूरी कट गया है। कहने का मतलब ये है कि जो परिमेय संख्या होती है दशमलव के बाद कहीं ना कहीं पर जाकर कट जाती है, तो इसको हम लोग पहचान लेंगे कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए एक और तरीका इसका है पहचानने का। जैसे मान के चलिए कि अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं 10/3। ध्यान से इसको देखिएगा, तो यदि हम लोग भाग करते हैं इस तरीके से, तो देखिए अब ये 10 है तो भाग करिएगा तो कितने बार में आएगा, 3 बार में, 3 × 3 = 9, तो 1 बचेगा, फिर दशमलव दीजिएगा तो फिर 0 उतरेगा, अब फिर 3 बार में जाएगा, फिर 9 होगा, फिर 1 बचेगा और फिर 3 बार में ये जाएगा यहाँ पर, तो फिर देखिएगा तो 1 बचेगा। कहने का मतलब ये है कि जो परिमेय संख्या होता है वो क्या होता है कि दशमलव के बाद, जैसे यहाँ पर देखिए आया क्या है, इस तरीके से आता जा रहा है, यानी कि 3.333 इस तरीके से आता जा रहा है, कभी नहीं ख़त्म होगा। तो इसके ऊपर क्या आप लोग इसको लिख सकते हैं कि 0.3 का इसको आप लोग बार भी लिख सकते हैं। तो यानी कि परिमेय संख्या पहचानने का दूसरा जो तरीका है कि वो दशमलव के बाद वही संख्या रिपीट होती रहेगी। ठीक है, जैसे देखिए 3.3 है तो ये संख्या बार बार रिपीट होते रहे, तो कहने का मतलब ये है कि जो दशमलव के बाद संख्या होगा वो क्या होगा, हमेशा रिपीट होता रहेगा, कुछ ना कुछ रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या पहचानने का तरीका होगा। इसको बहुत बढ़िया से देख लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। ठीक है, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या की तरफ आप चलते हैं। देखिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं भाई, तो अपरिमेय संख्या उसे कहा जाता है जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे मान के चलिए, जैसे देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या लिया जाएगा, हम लोग परिमेय संख्या में सबसे पहले पढ़े थे, जैसे यहाँ पर 10 का इसका लिया गया था, 10/3 का एग्जाम्पल, तो कितना आया था 3.33 इस तरीके से आ रहा था हमारा। तो इसका मतलब कि 3 दशमलव ये जो 3 है इसका बार हो गया, यानी कि यही जो संख्या है बार बार आ रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब अपरिमेय संख्या का जब बारी आता है तो इसको क्या किया जाता है कि ये जो संख्या यहाँ पर देखिए कि जो बार बार आ रहा था यहाँ पर, लेकिन इसमें क्या होता है वो बार बार नहीं आता है, यानी कि दशमलव के बाद जैसे यहाँ पर किसी संख्या में भाग दिया गया है, देखिए कितना है 43.82 आया है, फिर 7 आया है, फिर 4 आया है, इस तरीके से बार बार कुछ ना कुछ आता रहेगा। जैसे ये कभी कटेगा नहीं, जैसे 7 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 9 आएगा, इस तरीके से संख्या वो आता ही रहेगा, यानी ये कभी नहीं कट सकता है, अलग अलग संख्या आती रहेगी। तो ये एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, दूसरी तरीका क्या है पहचानने का, यहाँ पर ये पहला तरीका हो जाएगा पहचानने का। दूसरा तरीका ये है कि देखिए सबसे पहले एक जो है पाई अपरिमेय संख्या है, और एक चीज़ और होता है पहचानने का कि यहाँ पर कोई भी जो संख्या रहेगा रूट में रहेगा, यानी कि उसका जब आप लोग वर्गमूल निकालिए जाएगा तो पूरी वर्गमूल नहीं निकल पाते, यानी कि दशमलव में निकलेगा। जैसे मान के चलिए 2 का वर्गमूल निकालिएगा आप लोग, दशमलव में आ जाएगा, 1 दशमलव समथिंग आएगा। इसी तरीके से आप लोग इसको पहचान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, √2 भी अपरिमेय संख्या है, √3 भी अपरिमेय संख्या है, 7 भी है, यानी कि जो भी संख्या का हम लोग वर्गमूल पूर्ण नहीं निकाल सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अब देखिए आगे, अब हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर पता चलेगा आप लोगों को कि हमने पहले ही बताया था कि आपको आगे पता चलेगा कि पूर्ण संख्याएं, अच्छा वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर समझिए पहले कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, अब यहाँ पर आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए वास्तविक संख्या उसे कहा जाता है कि रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं जब दोनों को जोड़ा जाएगा, यानी कि दोनों को मिलाकर जो संख्या बनती है उसको हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। इसके अलावे एक और होता है, देखिए यहाँ पर कि सभी संख्याएं, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक जो भी संख्याएं लिखा गया है, यानी कि देखिए प्रकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, पूर्णांक, अभाज्य और संयुक्त या समग्र संख्याएं, ये सब संख्याएं होगा, इसको मिलाकर, यानी कि इसको क्या करिएगा मिलाकर जो बनता है वो कौन सा संख्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। इसमें आपका पाई भी शामिल हो जाएगा, √3 भी शामिल हो जाएगा, √7 भी शामिल हो जाएगा,
यहाँ पर रूट 7 भी शामिल हो जाएगा। ये सब संख्या क्या हो जाती है, वास्तविक संख्या हो जाती है। इस सबको मिलाकर वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आप लोग जान गए कि वास्तविक संख्या आखिर में होता क्या है। अब आगे देखते हैं, हम लोग चलते हैं अब आगे। देखिए, चलिए देखिए, यहाँ पर वर्ग 10 में एक चीज़ जरूर आता है यहाँ पर पढ़ने को कि विभाजन, अच्छा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो सबसे पहले जानिए कि एल्गोरिथम क्या होता है। देखिए, एल्गोरिथम कुछ होता नहीं है, बस इसमें ये होता है कि एक काम करने का तरीका होता है, यानी कि इसी तरीके से काम किया जाता है, किसी एक निश्चित तरीके से काम किया जाता है, तो उसी को बोला जाता है एल्गोरिथम। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझिए, जैसे यहाँ पर भाग कर देते हैं हम लोग इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर इस 3 से भाग किया जाता है। तो अब देखिए, जब इसको भाग आप करिएगा तो ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में, 3 5 15। तो अब देखिए, यहाँ पर जब भाग किया गया 3 5 15, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, तो घटेगा तो कितना बचेगा 1। तो जब आप कभी भी भाग करिएगा तो आप लोग पहले पहाड़ा पढ़ते हैं, उसके बाद पहाड़ा पढ़ने के बाद यहाँ पर लास्ट में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो जो ये घटाते हैं यही आपका एल्गोरिथम है, यानी कि जो आप यहाँ पर काम कर रहे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम। तो एक चीज़ और यहाँ पर समझिए कि देखिए, यहाँ पर जो आप भाग करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजर, DIVISY। ठीक है, डिवीजर। और उसके बाद इधर जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। भागफल हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूटेंट, QUOTIENT। ठीक है, अब देखिए ऊपर में जो आता है इस साइड में, इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइडेड। अब यहाँ पर जो नीचे में आता है इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में शेष और इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो देखिए इतना सब कुछ तो आप लोग जानते हैं, लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए। यहाँ पर जो शेषफल होता है हमेशा भाजक से छोटा होता है। ठीक है, और शेष जो होता है 0 से बड़ा या बराबर होता है। जैसे इसको देखिए, इसको कैसे लिखा जा सकता है, हमने पहले बोला कि जो शेषफल होता है हमेशा भाजक से छोटा होता है। देखिए शेषफल क्या है, यहाँ पर R है तो हमने लिख दिए R, यानी कि रिमाइंडर जो होता है छोटा होता है किससे, भाजक से। तो भाजक को क्या लिखे हैं, D, तो यहाँ पर हो जाएगा D, बड़ा वाला हमने D लिख दिया है। और उसके बाद हमने बोला था फिर कि शेष जो होता है 0 से बड़ा या बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर 0 हो जाएगा 0 से बड़ा, यानी कि 0 से ये बड़ा हो गया और ये बराबर हो गया। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ये जो है बहुत काम का चीज़ है, आपको आगे काम आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक ये हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तो देखिए यहाँ पर यूक्लिड विभाजन विधि से हम लोग मौसा सीखेंगे, क्योंकि वर्ग 10 में इसी तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसी का उपयोग करके बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को जानना यह है जरूरी कि HCF होता क्या है। तो HCF को बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसको पहले समझिए। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेते हैं, यहाँ पर 8 और 12। ठीक है, तो यदि 8 और 12 का लिखा जाएगा, इसको अब हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि 8 जो है किसके किसके पढ़ा में आता है और 12 भी किसके किसके पढ़ा में आता है। ठीक है, देखिए 8 1 के पढ़ा से कट जाएगा और उसके बाद 2 से भी कटेगा, उसके बाद फिर किससे कटेगा, 4 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर 12 का देखिएगा तो 12 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, उसके बाद 3 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, उसके बाद फिर 6 से कटेगा और उसके बाद किससे कटेगा, 12 से कटेगा। यहाँ तक ये कटेगा। लेकिन हम लोगों को अब पीछे से चलेंगे। देखिए फैक्टर कह रहा है तो वैसा फैक्टर होना चाहिए कि जो कॉमन हो सब में और हाईएस्ट हो, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो पहले देखिए सबसे पहले इसमें मिलने वाला बड़ा अंक क्या है। देखिए यहाँ पर मिलने का तो 1 1 भी मिल रहा है, 2 2 भी मिल रहा है दोनों में। अब देखिए यहाँ पर और 4 4 भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर कि हाईएस्ट होना चाहिए, सबसे अधिक मिलने वाला होना चाहिए। तो देखिए सबसे अधिक यहाँ पर मिलने वाला क्या है, दोनों जगह 4 4 है, तो इसीलिए यहाँ पर HCF इसका क्या हो जाएगा, HCF बराबर हो जाएगा 4। ये एक तरीका है यूक्लिड विभाजन विधि से मौसा निकालने का। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्लियर बात आप लोगों को हो गया। अब हम लोग आगे, यानी कि अगले वीडियो में इसके आगे वर्ग 10 का प्रश्नावली जो है 1.1 हम लोग चालू करेंगे। ठीक है।